हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेज में। हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस समय जो है सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह, जो कि हमारा 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है फिजिक्स में इंटर में, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। पीएन संधि डायोड जो है अर्ध तरंग दृष्टिकारी मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है, इसके पूरा प्रोसीजर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा एक आपको जानकारी दे देते हैं कि जो हमने सेमीकंडक्टर वाला वीडियो बनाया था, जिसमें अर्धचालक के बारे में हमने पढ़ाया था, उसमें हमने जो अर्धचालक के उदाहरण हैं उसमें हमने कार्बन को भी बता दिया था उदाहरण में। बाई मिस्टेक हो गया था ये, क्योंकि देखिए जो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के जो बहुचर्चित उदाहरण है वो केवल कौन कौन से हैं? जर्मेनियम सिलिकॉन, लगभग जर्मेनियम सिलिकॉन जो है ये बहुचर्चित एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमने उसमें कार्बन को भी बता दिया था। तो कार्बन आपका सेमीकंडक्टर में नहीं आता है। इसके कुछ रीजन्स हैं। इसके रीज़न ये हैं क्योंकि कार्बन में जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, यानी निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, जिसको आप क्या बोलते हैं? ईजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईजी। ये कार्बन का ज़्यादा होता है। ये जो है लगभग कार्बन का में कितना होता है? लगभग मान के चलिए कि आपका ये कार्बन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है कार्बन का? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो ईजी का मान है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। लेकिन कार्बन में कितना होता है? लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक तो ये कारण है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है जो है वो इलेक्ट्रॉन मतलब कि मूव नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता है। तो आप समझ के चलिए कि जो कार्बन है ये आपका सेमीकंडक्टर की श्रेणी में नहीं आएगा। बहुचर्चित उदाहरण कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अब देखिए, कहीं कहीं किसी बुक्स वगैरह या कहीं जो है किसी क्वेश्चन बैंक सीरीज में आपका एग्जाम्पल वगैरह में दे सकते हैं कार्बन, लेकिन कार्बन आपका सेमीकंडक्टर में नहीं आएगा। इसके एग्जाम्पल हम बता दिए हैं, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक आज का है वही हमने बताया ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पीएन संधि डायोड है, ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह। अब देखिए, उसी वीडियो में जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें हमने पीएन संधि डायोड पढ़ा दिया था। अब सबसे पहले बात ये है कि दृष्टिकारी क्या चीज़ है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, जिसको इंग्लिश में रेक्टिफायर बोलते हैं। दृष्टिकारी एक ऐसी युक्ति होती है जो एसी धारा को डीसी धारा में बदलती है ना। जो एसी धारा को यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा, एसी धारा को डीसी धारा में बदलती है ना। तो दृष्टिकारी आप समझ गए ना, रेक्टिफायर। ठीक है। अब ये जो हमारा पीएन संधि डायोड होता है ये रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, लेकिन ये 2 रूपों में होता है। एक तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके 3 या 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। जब 5 नंबर में पूछा जाएगा तो इसके साथ एक आध जो है हेडिंग और जोड़ देगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि 3 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे जो है मतलब प्रयोग किया जाता है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका ये पीएन संधि डायोड का सिंबल है। ये पीएन संधि डायोड का क्या है? सिंबल है। जब अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह हम लोग इसको बनाते हैं सर्किट, तो इसमें सिर्फ एक पीएन संधि डायोड लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर के जो प्राथमिक कुंडली है इसके सिरों पर हम लोग यहाँ पर इनपुट देते हैं। इनपुट एसी वोल्टेज देते हैं, यानी निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए, जो इस सिरे पर यहाँ पर जो है निर्गत वोल्टेज यानी प्राप्त होता है। हमको जो आउटपुट मिलता है वो यहाँ लोड रेजिस्टेंस जो है RL, लोड प्रतिरोध के सिरों पर हमको यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होता है, यानी निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। अच्छा, अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर यहाँ क्यों लगाएगा? ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो एसी वोल्टेज को चेंज करता है। आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है जो है कि क्या होता है ट्रांसफार्मर? ये एसी वोल्टेज को चेंज करता है। चेंज करने का मतलब इसी के आधार पर जो हमारे ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई और एक अपचाई। ऊंचाई क्या करते हैं? वो एसी वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और अपचाई क्या करते हैं?
AC वोल्टेज को घटाते हैं। तो यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिया गया है ना। अब ऊंचाई की जगह पर आप जो है अपचाई भी ले सकते हैं, लेकिन अपचाई इसके लेने के दो कारण, इसका भी रीज़न आप समझ लीजिए। इसका कारण क्या है, अगर ऊंचाई यहाँ पर आप देखिए जो निर्गत यानी जो दिष्ट यहाँ पर क्या मिलेगा DC, तो निर्गत जो वोल्टेज है यहाँ पर अगर आपको निम्न माने कि लो अगर वोल्टेज प्राप्त करना है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर। और अगर हाई निर्गत वोल्टेज प्राप्त करना है वो भी DC वोल्टेज, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ठीक, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और ये क्या है, द्वितीयक कुंडली है। अब जो है इसमें तो इसको कैसे लिखेंगे, ये इस तरीके से चित्र बना देंगे। ये इनका जो है ग्राफ है ना, और ये मेन सर्किट है। इस तरीके से चित्र बना देंगे और लिखेंगे कैसे इसको, इस तरीके से सबसे पहले आपने ये चित्र बना दिया। वैसे तो ये पहले चित्र बनता है, उसके बाद लास्ट में ये बनाया जाता है। तो कैसे लिखना है, लिखेंगे कि इसके लिए आवश्यक वैद्युत परिपथ चित्र में प्रदर्शित है। इसके लिए आवश्यक वैद्युत परिपथ चित्र में प्रदर्शित है। बात समझ पाए, ऐसे लिखेंगे कि इसके लिए आवश्यक वैद्युत परिपथ चित्र में प्रदर्शित है। इसमें इनपुट AC धारा का इसमें इनपुट AC यहाँ से इनपुट देंगे और AC करंट देंगे, इस तरीके से AC करंट देंगे। अब ये AC करंट का जो है धनात्मक अर्धचक्र है और ये ऋणात्मक अर्धचक्र है। AC धारा क्या होती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा, जिसका जो है परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है, समय के साथ बदलते रहते हैं। इधर ऊपर वाला धनात्मक अर्धचक्र होता है, नीचे क्या होता है, ऋणात्मक अर्धचक्र। इसको एक पूर्ण साइकिल बोलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग AC वोल्टेज यहाँ पर दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें इनपुट AC धारा के धनात्मक अर्धचक्र में देखिए, इसको इस तरह हम लोग इसको देंगे इनपुट। तो धनात्मक अर्धचक्र जब आएगा तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है, इसका A सिरा क्या हो जाएगा, धन विभव पर हो जाएगा, जबकि B सिरा क्या हो जाएगा, ऋण विभव पर हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसमें, इनपुट AC धारा के धनात्मक अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का A सिरा धन विभव पर होता है, जबकि B सिरा उतने ही ऋण विभव पर होता है। अब देखिए जब इस कंडीशन में क्या होगा, जो P वाला क्षेत्र है PN सनी डायोड का, P वाला प्लस से जुड़ जाएगा और N वाला किससे जुड़ जाएगा, माइनस से जुड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में डायोड अग्र अभिनत में होगा, क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत यानी फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और अग्र अभिनत में होने के कारण यह चालित होता है, यानी अग्र अभिनत में आपने पढ़ा है कि जो है एक धारा बहती है। तो इस तरीके से अग्र अभिनत में होने के कारण डायोड चालित होता है। और वाह्य परिपथ में धारा इस तरह आप देख सकते हैं, जिधर एरो लगा है, वाह्य परिपथ में धारा M से N की ओर प्रवाहित होती है। वाह्य परिपथ में धारा M से N की ओर प्रवाहित होती है ना। फिर से एक बात समझ लेते हैं कि इसमें इनपुट AC धारा के धनात्मक अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का A सिरा धन विभव पर होता है, जबकि B सिरा उतने ही ऋण विभव पर होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में डायोड जो है अग्र अभिनत में होता है, और अग्र अभिनत में होने के कारण वाह्य परिपथ में धारा M से N की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, अब अगली कंडीशन क्या होगी, जब जो इनपुट AC धारा का जो ऋणात्मक अर्धचक्र आएगा, यानी कि अब लिखेंगे कि इनपुट AC धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र में, अब ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या हो जाएगा, जो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का A सिरा अब निगेटिव हो जाएगा, B सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि डायोड क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P वाला निगेटिव से जुड़ जाएगा और N किससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव से। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, PN सन्नी डायोड जो है पश्च अभिनत यानी कि उत्क्रम अभिनत में होता है, जिसके कारण आप जानते हैं जब डायोड उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत में होता है तो धारा जो है नहीं प्रवाहित होती है। तो इस कंडीशन में जो है वाह्य परिपथ में धारा नहीं प्रवाहित होती है ना। बात समझे कि नहीं, यानी कि धारा शून्य हो जाती है वाह्य परिपथ में धारा नहीं प्रवाहित होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि स्पष्ट है कि केवल इनपुट AC धारा के धनात्मक अर्धचक्र में ही वाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, ऋणात्मक अर्धचक्र में नहीं प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से केवल आधी AC तरंग का, यानी AC जो हमारी करंट है आधी धनात्मक अर्धचक्र में ही यह दृष्टिकरण कर पाता है, यानी हमको यहाँ पर आउटपुट मिलता है और ऋणात्मक अर्धचक्र में आउटपुट नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि PN सन्नी डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह कार्य करता है। अब इधर देखिए इसका ग्राफ देखिए, यहाँ पर जो ऊपर दिखाया गया निवेशी वोल्टेज है या दिष्टकरण से पहले वाला, ये जो ग्राफ है ये दिष्टकरण से पहले या इसको निवेशी वोल्टेज बोलेंगे। और नीचे यहाँ पर निर्गत यानी आउटपुट जो मिला है, यानी कि दिष्टकरण के बाद भी बोल सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर निवेशी यानी कि जो हम इनपुट दिए थे तो ये प्लस माइनस इस तरीके से प्लस माइनस चल रहा था, लेकिन जो हमको आउटपुट मिला था तो केवल धनात्मक अर्धचक्र में मिला था। ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस कंडीशन में आउटपुट मिला था। उसके बाद जब ऋणात्मक अर्धचक्र आया था तो आउटपुट नहीं मिला था। तो ये लाइन यहाँ पर ऐसे इस तरीके से खींच देंगे, इस तरीके यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ पर कोई भी हमको ग्राफ नहीं मिला है। फिर जब धनात्मक अर्धचक्र आएगा तो फिर हमको आउटपुट मिलेगा, फिर ऋणात्मक अर्धचक्र आएगा तो फिर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि केवल आधी यानी कि धनात्मक अर्धचक्रों में ही आउटपुट हमको मिलता है, ऋणात्मक अर्धचक्र में आउटपुट नहीं मिलता है, यानी निर्गत हमको नहीं प्राप्त होता है इस तरीके से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पीएन संधि डायोड है वो केवल आधी एसी तरंग का ही दृष्टिकरण कर पाता है इस कंडीशन में। अतः हम स्पष्ट है कि जो है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह प्रयोग किया जाता है ना। तो इस तरीके से आप दोनों चित्र बना दीजिएगा और जैसे हमने बताया है इस तरीके आप उसी हिसाब से लिख दीजिएगा, बिल्कुल अपने शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में बेटा यही अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह हम लोग पीएन संधि डायोड को देखे हैं। बाकी जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरह यानी फुल वेव रेक्टिफायर की तरह पढ़ेंगे। तो अगर बेटा जैसे हमने समझाया इसी तरीके से आप समझ करके इसको लिख दीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन या तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी वाला या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वाला आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा 2000 परीक्षा में जो है 2025 में आपको आने की संभावना है और एक क्वेश्चन 100% आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लेना। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और कई स्टूडेंट तक, कई बच्चों तक जो कक्षा 12 में मतलब तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 12 में यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनसे शेयर कर दीजिएगा बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एडवांस क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मान लिया ये आप यूट्यूब पर सर्च करने से नहीं आ रहा है तो आप ये लिख दीजिएगा @एडवांस क्लासेज 0, ये आप सर्च कर लीजिएगा तो आप जो है चैनल खुल के आ जाएगा। इसमें गैप मत दीजिएगा, @एडवांस क्लासेज 0 लास्ट में लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। धन्यवाद।